प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। खेती इंसान का सबसे पुराना पेशा है। इसके साथ एक तरफ खाद्य सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस पर टिकी हुई है। हिमाचल प्रदेश में 97% लोग किसी न किसी तरह खेती से जुड़े हुए हैं। इन हालात में हिमाचल के किसानों के मसले राज्य की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। क्या है ये मसले? हिमाचल की 90% आबादी गाँवों में रहती है। इसके अलावा 7% आबादी भी किसी न किसी तरह खेती से जुड़ी हुई है। हिमाचल में जोतों का औसत आकार आधे एकड़ से भी कम है। इन हालात में खेती से न सिर्फ किसानों की खाद्य जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि उनकी बाकी जरूरतें भी खेती पर ही टिकी रहती हैं। हिमाचल में जहां गेहूं, धान, मक्की और सब्जियों की खेती होती है, वहीं पशुओं के चारे के लिए भी कई फसलें उगाई जाती हैं। हिमाचल के कुछ इलाके अलग अलग किस्म के फलों के लिए भी जाने जाते हैं। प्रदेश के ऊपरी इलाकों जैसे कि शिमला, किन्नौर, मंडी और कुल्लू में जहां सेब उत्पादन भारी मात्रा में होता है, इन इलाकों में आलू की पैदावार भी खूब होती है। सिरमौर जिला अदरक की खेती के लिए जाना जाता है, तो वहीं सोलन मशरूम और सब्जियों की पैदावार के लिए मशहूर है। वहीं प्रदेश के निचले इलाके जैसे कि ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर में आम की खेती काफी बड़े स्तर पर होती है। इसके अलावा इन निचले इलाकों में धान, गेहूं और मक्के की फसलें उगाई जाती हैं। सब्जियों और फलों को खेत से उपभोक्ता तक ताज़ा हालात में पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती रहता है। जब मानसून कच्चे पहाड़ों को काटकर सड़कें बंद कर रहा होता है, तभी सेब को पेड़ों से डिब्बाबंद होकर दूर दराज की मंडियों में पहुंचाना होता है। इन हालात में सेब तो कुछ समय रह भी सकते हैं, लेकिन टमाटर ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। नतीजन 2010 में बागवानों की उपज का बड़ा हिस्सा बर्बाद हो गया था। हिमाचल में अब तक 23% इलाका सिंचाई के अधीन है। बाकी क्षेत्र पानी के लिए बारिश पर निर्भर करता है। बेहतर सिंचाई सुविधाएं विकसित करना, बंदरों की मार से बचाना, कृषि उत्पादन को कम से कम समय में उपभोक्ताओं तक पहुंचाना, ऐसे मसले हैं जिनसे हिमाचल की खेती दो चार हो रही है। हिमाचल प्रदेश में खेती आम जनजीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन खेती भी कई समस्याओं से जूझ रही है। क्या हैं ये समस्याएं हैं और क्या हैं इनके निदान, जानते हैं हमारे मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महावीर सिंह, जो किन्नौर के सेब बागवान हैं। शिमला से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर, जो हिमाचल किसान सभा के प्रमुख हैं। वहीं न्यूज रूम से हमारे साथ देंगे हमारे संवाददाता किरणदीप। इसके अलावा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे हमीरपुर से युवा भाजपा मोर्चा के नेता अजय शर्मा और नोनी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञान सिंह ठाकुर। आप सभी का इस चर्चा में स्वागत है। महावीर जी, आप सेब की खेती करते हैं, इसके बिना राजमा की भी खेती करते हैं। आपकी कौन से ऐसी मुश्किलें हैं जो आप तुरंत सरकार और सियासतदानों के ध्यान में लाना चाहते हैं? हमें सबसे पहले तो सेब पर है, क्योंकि अब मेन जो हमारा जो हॉर्टिकल्चर में है सबसे ऊपर जो है तो सेब है। वैसे तो और भी फ्रूट्स हैं और भी हैं, लेकिन जो ज्यादातर जो मतलब सेब है उस पर ज्यादा मतलब निर्भर है। तो हमारा एक ये मुश्किलें हैं वहां पर। हमारा एक तो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के लिए एक ही सड़क है। अगर वो बंद हो जाता है तो मतलब सेब डैमेज या जल्दी पक जाता है। तो इसलिए हम एक तो डिमांड करते हैं सरकार से कोल्ड स्टोर, जो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में कहीं भी जगह चूज करके वहां पे कोल्ड स्टोर बनाया जाए। और दूसरी बात यह है कि भी हमारा जो शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो कॉटन फैक्ट्री जो जिसमें हम बरते हैं बारदाना, तो वो फैक्ट्री बंद किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि उससे हमने जब शुरू में कॉटन में भरा तो ये है कि भी एचपीएमसी के माध्यम से भरा, तो कॉटन हमारे को सप्लाई एचपीएमसी के माध्यम से मिला। तो वो जो कॉटन है वो उन्होंने फैक्ट्री बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। तो फैक्ट्री बंद करने पर अब हमें उस तरह का कॉटन मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि किन्नौर में कई इंटीरियर एरिया है जो स्पेनों के द्वारा पेटियां उतारा जाता है और सेब डैमेज होता है। तो उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सड़कें कई जगह नहीं है, अभी तक भी कई जगह स्टॉक नहीं है वहाँ पे। तो हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है उसमें। एक सड़क और दूसरा ये है कि पैकेजिंग कैसे करनी है, उसके लिए कॉटन आपको चाहिए और वो फैक्ट्री दोबारा से मतलब शुरू किया जाए उसमें। हाँ जी, आपके इसी सवाल को लेकर मैं चलता हूँ शिमला, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह तनवर। डॉक्टर कुलदीप, कौन से ऐसे मसले हैं किसानों के जो आप तुरंत चाहते हैं कि इन पे ध्यान दिया जाना चाहिए, इन पे तवज्जो दी जानी चाहिए? हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारे जो किसान हैं उनके पास लैंड होल्डिंग्स बहुत कम है।
जी। 86% किसान यहाँ पर वो हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं। जी। तो एक कम लैंड होल्डिंग उनकी सबसे बड़ी समस्या है। अधिकतर जमीन के ऊपर यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। जी। केवल 17% जमीन में ही सिंचाई की सुविधा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के अंदर जंगली जानवरों की बहुत समस्या है। लगभग प्रति वर्ष 500 करोड़ से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में किसानों का नुकसान जंगली जानवरों द्वारा किया जाता है। जी। 35 से 40% जमीन जी। इस समय हिमाचल प्रदेश में इसलिए खाली पड़ी है कि वहां पर लोग उसकी रखवाली नहीं कर सकते, और प्रतिदिन हम देखते हैं अधिकतर परिवार इन जंगली जानवरों से अपने खेती को बचाने के लिए उनका समय नष्ट होता है। जी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं उसमें एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा है। जी। बीज है, दवाइयां हैं, खादें हैं, उसके अंदर जो आज से पहले सब्सिडीज दी जाती थी वो धीरे धीरे करके खत्म की जा रही है। इस तरह से हिमाचल का जो किसान है आज उसको ये खेती है वो बहुत लाभकारी नहीं है। और जहां तक सरकार की बात है उनसे जो किसान उम्मीद करता है कि उसके लिए एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाया जाए। अधिकतर जितने हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर सड़कों के बड़ी बुरे हाल हैं। उसमें जो कनेक्टिंग रोड है वहां पर नहीं है। रोड बनने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था उसके माध्यम से बहुत से रोड हिमाचल प्रदेश में नहीं बन सकते हैं। और जो कृषि का उत्पाद है विशेष रूप से जो सब्जियां हैं वो मार्केट तक नहीं पहुंचती है। और जो आजकल हिमाचल प्रदेश में जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर जो अभी आड़तीये थे वो कई किस्म की समस्या पैदा करते थे किसानों का। वो हर बारदाने के साथ उसका 2 किलोग्राम उसका वेट काटते थे सब्जियों में, और वहां पर फर्शी कांटे लगे थे। किसान आंदोलनों के माध्यम से उसमें तो कुछ राहत मिली है, पर हिमाचल प्रदेश में अधिकतर जो किसान है वो सब्जी उत्पादक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जो कैश क्रॉप है वो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं। इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। डॉक्टर कुलदीप, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी मैं चलता हूं हमारे संवाददाता किरणदीप के पास। किरणदीप, आपने लगातार हिमाचल को देखा है और खासतौर पे खेती पे बहुत सारी रिपोर्टिंग की है। अब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो तुरंत ध्यान में आने चाहिए जिनसे किसान वहां पर बहुत सीरियसली स्ट्रगल कर रहा है? दलजीत, एक जो सबसे बड़ा जो खास मुद्दा है जो आपको हिमाचल के किसी भी एरिया में जाए जो बड़े आराम से जो सामने आए हैं, हमने जो नेताओं से बात की है, लोगों से बात की है, वो मुद्दा है बंदरों का आतंक। बल्कि बंदरों का जो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है कि कई इलाके इस तरह के हैं जिन इलाकों के अंदर किसानों ने खेती तक करना बंद कर दी है। चाहे हम कांगड़ा की बात करें, चाहे हम हमीरपुर की बात करें, चाहे हम शिमला की बात करें, हम किसी भी इलाके की बात करें, बहुत सारे इलाकों में जो बंदरों की समस्याएं हैं बहुत गंभीर समस्या के रूप में सामने आई है। तो लोगों का कहना यह है कि पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब भी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहां तक कि बीजेपी ने कहा था पिछली बार कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो लोगों को हम बंदरों से निजात दिलाएंगे और इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे। हालांकि बीजेपी में ने एक कार्य यह किया कि उन्होंने अनाउंस किया था कि पूरे प्रदेश के अंदर 21 जो स्टीरिलाइजेशन सेंटर खोलेंगे, पर जो अभी तक जो है 5 के करीब इन्होंने जो स्टीरिलाइजेशन सेंटर खोले हैं, और वहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां पे जो मैन पावर है वो कम है। और जो एक टारगेट फिक्स किया था कि 2 लाख बंदरों के जो स्टीरिलाइजेशन करेंगे, वो टारगेट भी जो करीबन 50,000 के करीब पूरा हुआ है। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग की जरूरत है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है, चाहे वो बीजेपी है चाहे वो कांग्रेस है। लोगों का कहना यह है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए उसके लिए एक बहुत प्लानिंग की जरूरत है, चाहे उसके लिए जो, क्योंकि जो हिमाचल है देवभूमि के रूप में जाना जाता है, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को साथ लिया जाए, पर बंदरों के जो जिस स्तर पे वो नुकसान पहुंचा रहे हैं उसका एक हल होना चाहिए। जी दलजीत। हाँ जी, किरणदीप, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। प्रोफेसर ज्ञान सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर ज्ञान सिंह, अभी हमने बात की जो किसान हैं उन्होंने अपनी मुश्किलें बताई, उसके बाद जो किसान यूनियन का काम करते हैं उनकी भी मुश्किलें, उन्होंने भी कुछ मुश्किलें बताई, और कुछ पत्रकारों ने भी हमारी मुश्किलें बताई। कुछ ऐसी भी मुश्किलें होंगी जो वहां के जो विज्ञानी हैं वो नोटिस कर पा रहे होंगे। क्या हैं वो मसले जो खेती से जुड़े हुए हैं? हाँ, ऐसा है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो राज्य है,
वो एक अग्रणी राज्य बन चुका है सेब उत्पादन में जी भले ही हमारा जो टोटल उत्पादन है हमारे भारतवर्ष में सेब का जी वो लगभग 13 लाख टन है। जी अच्छा, मगर हिमाचल भले ही इस पर तीन हमारे ऐसे राज्य हैं जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जी। जहाँ पर की दवा उत्पादन होता है, मगर सब दवा उत्पादन जम्मू कश्मीर में है। पर जहाँ पर गुणवत्ता की बात सामने आती है हमारा जो राज्य है हिमाचल प्रदेश आगे है। इस वक्त हमारे प्रदेश में लगभग 5 से 6 लाख टन सेब उत्पादन हो रहा है जी। मगर हो रहा है और ये निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे आपको याद हो 2010 का आंकड़ा ले हम आप तो हमने 8 करोड़ 8.5 करोड़ पेटियां हमने 4.5 करोड़ पेटियां हमने हार्वेस्ट की और कुछ विपरीत मौसम होने के बावजूद पिछले वर्ष हमें ये बहुत ही कम सेब उत्पादन हुआ जिसका लगभग 1 करोड़ 19 लाख पेटी हमें मार्केट में भेजने को मिली। जी प्रोफेसर ज्ञान, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हिमाचल में बहुत सारा सेब हो रहा है और वो काफी अच्छी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन कुछ देर पहले मैं जो हमारे साथ किसान साथी जुड़े हुए हैं महावीर सिंह जी, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि जो ट्रेनिंग है किसानों की, रेगुलर ट्रेनिंग जो यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को देनी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर है, जिस कारण किसानों को कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो ऐसा है कि कुछ हमारी ऐसी समस्या, क्योंकि जो सेब उत्पादन का कार्यक्रम हुआ पहले वो हैफाजत हुआ, कुछ इसमें कई समस्याएं जैसे 1400 वैरायटीज हैं। अब ऐसा हुआ कि कुछ ऐसी किस्में हैं जैसे हम देख लेते हैं डिलीशियस ग्रुप में काफी किस्में आती है, जैसे रेड है, रॉयल डिलीशियस है, गोल्डन डिलीशियस है, इत्यादि इत्यादि। अब पहले ऐसी गलती सबसे पहले 1400 वैरायटी में गलती हुई कि खासकर निचले इलाकों में लोगों ने रेड डिलीशियस को अधिकांश रूप से लगाना शुरू किया। इसमें कलर की समस्या आई, कलर नहीं आया क्योंकि रेड डिलीशियस ये बड़े हाई अल्टीट्यूड में बहुत अच्छा कलर देता है, उसकी गुणवत्ता बनती है। बच्चों अगर आप निचले मध्यवर्ती इलाके में इसको लगाते हैं तो वहां पर उसको मिलता है। दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी ये रही है कि जो हमारा वैसे तो उत्पादन हमारा जो उत्पादन है बहुत ही कम है, लगभग 5 से 6 टन प्रति हेक्टेयर है, जो कि बाहर के देशों की तुलना में बहुत कम है। इस वक्त न्यूजीलैंड देश है वो दुनिया का सबसे बड़ा। इसका मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर ढंग से रिसर्च सही दिशा में हो तो उत्पादन बढ़ सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? सर मैं पृथ्वींद्र तारा डिस्ट्रिक्ट शिमला रोड से बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, मेरे आपका जो आज का मुद्दा है कृषि पर है। हाँ जी सर, मेरे इस बारे में 2 क्वेश्चन है सरकार से और जितने भी राजनीतिक दल है सर। जी बिल्कुल पूछिएगा। सर नंबर 1 तो सर जो ये एंटी हेल गन लगी है सर। हाँ जी सर, जिन क्षेत्रों में ये एंटी हेल गन लगी है, हाँ जी सर ये ओलावृष्टि का नुकसान जो है उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रहा है। हाँ जी इसके लिए सरकार कहती है कि हम अनुदान देंगे। जो बागवानों किसान भाइयों को जो नुकसान हो रहा है इसका, तो ये अनुदान तो मेरे ख्याल से कागजों में सीमित है। नंबर 2 सर ये है कि जो हमारा ठेयोग हाटकोटी सर जो ये सड़क मार्ग बन रहा है, हाँ जी सेब सीजन में सर कई बार तो 2 दिन शिमला पहुंचने में लगते हैं जी। छोटे वाहनों में जाए या बसेज में जाए, जाम का इतना सामना करना और हिमाचल में जितना कुल मिलाकर सेब पैदा होता है उसका तकरीबन 70% जो सेब है वो उसी सड़क से आता है नीचे। जी ये कहते हैं कि हम सड़क की जो ये बिगड़ी हुई दशा है इसको संवारेंगे, सुधारेंगे। सर जो ये कंपनी भाग गई है, इसके बारे में सभी राजनीतिक दलों से मेरा ये क्वेश्चन है कि इस बारे में ये क्या क्या कदम उठा रहे हैं। हाँ जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है वो वहां के राजनीतिक लोगों के पास पहुंच गया होगा और वो उसका जवाब भी देंगे। महावीर जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खासतौर पे जो एंटी हेल गन का वहां पर मसला है जी, और उसके बाद एंटी हेल जो नेट का इशू है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में तो अभी इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में इतना ओला नहीं पड़ती है। ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही, शिमला में इस बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ कि भाई क्या है। वैसा जिस तरह से ये भाई साहब जो हमारे कृषक मित्र जी हैं, ये जो कह रहे हैं रोडू से, तो ये वैसे ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई वो गलत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ के फार्मर्स को या बागवान को सुविधा के लिए ये सुविधा कर दिया, लेकिन वो प्रॉपरली वहाँ पे काम नहीं हो रहा है इसका। ये जो भाई साहब कह रहे हैं स्पष्ट होगी। कुछ हमारे साथ वो साथी भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने जो एंटी हेल गन का भी एक्सपेरिमेंट किया है और एंटी हेल जो नेट है
उसका भी इस्तेमाल किया, हम उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं हिमाचल की खेती से जुड़ी समस्याओं की। डॉक्टर कुलदीप, अभी जैसे अलग अलग लोगों ने बताया कि शुरू में खेत से लेकर मार्केट तक तमाम किस्म की समस्याएं हैं, रिसर्च के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं, कोल्ड स्टोरेज के साथ जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर आपको एक इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाना हो और उसको खेती भी उसके केंद्र में रखनी हो, तो क्या अहम नुक्ते बनते हैं जो तुरंत एड्रेस होने चाहिए? हिमाचल किसान सभा के माध्यम से ये संगठन जो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हम ये समझते हैं कि खेती के अंदर हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है उसमें बजट में उन्हें और इसमें पैसे को बढ़ाना पड़ेगा। आज जो कृषि से संबंधित इनपुट है उसमें डिफरेंट लेवल के ऊपर जो सब्सिडीज है, राज्य सरकार अपनी समस्या को केंद्र पे और केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के ऊपर डालती है, और जो आम किसान है उसको बीज खाद दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। बिना सरकार की सहायता के कोई भी कृषि सफल नहीं हो सकती है जी। दूसरा, हमारा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में 1980 से पहले लोगों को 9 तोड़ जमीन मिला करती थी, पर जब से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना है तो कोई भी फॉरेस्ट लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो सकती जी। इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनके लिए ना तो नौकरी है और कृषि के लिए उनकी जमीन है वो प्रतिवर्ष घटती जा रही है। सरकार को, राज्य सरकार और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 10% जमीन में ही खेती की जाती है, यहां पर लगभग 9,33,000 लैंड होल्डिंग है। हम ये मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किसानों को, जो छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, उन्हें और जमीन दी जाए। इसके अलावा सरकार को सिंचाई के ऊपर विशेष सुविधा देनी चाहिए। आज त्रिपुरा एक हिमाचल प्रदेश की तरह एक छोटा राज्य है, वहां पर 1978 में जहां पर 15% खेती के अंदर इरिगेशन होता था, आज वो 90% से अधिक है। ये बड़े दुख की बात है कि हिमाचल प्रदेश में आज हम 17 या 22% की ही केवल बात करते आए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में जो जंगली जानवरों की समस्या है, हमारा मानना है कि जो बंदर हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए बायोमेडिकल रिसर्चेस के लिए, उनकी साइंटिफिक कलिंग की जाए, या मनरेगा के तहत इनकी रखवाली करने के लिए राखों को रखा जाए जी। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा युवा मोर्चा के नेता अजय शर्मा, जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं। अजय जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो वहां के किसानों की मुश्किलें हैं? जैसे कि अभी किसान के ऊपर चर्चा चल रही है जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला हमीरपुर में अभी तक 35,105 हेक्टेयर भूमि पर कृषि होती है जी, और वर्तमान सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जी, जिसमें जिला हमीरपुर में लगभग इसी वित्त वर्ष में लगभग जिला हमीरपुर में लगभग 58 करोड़ रुपए जो है सिंचाई योजना पर खर्च किए गए जी, जिससे यहाँ के किसानों को बहुत लाभ पहुंचा है जी। इसी में जिला हमीरपुर में एक हरियाली कार्यक्रम के तहत जिला में 9 वाटरशेड स्कीमें चल रही है जी, जिसमें से 2 पूर्ण हो चुकी है और अपने अंतिम चरण में है जी। इसके अंतर्गत वाटरशेड में जिला भर में लगभग 4,358 चेक डैम और छोटे छोटे नालों पे पानी। ये ठीक है, सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, लेकिन उन तमाम योजनाओं के बाद अभी जो हिमाचल प्रदेश है उसमें सिर्फ 23% जो जमीन है वो सिंचाई होती है उसके ऊपर। जी जी जी। नहीं, जैसे कि मैं जिला हमीरपुर की बात आपसे अगर करता हूँ, हाँ जी, तो जिला में जैसे सिंचाई योजना से किसानों को लाभ हुआ है। हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जिला में फूड प्रोडक्शन जो कभी 210 मीट्रिक टन होता था, वो तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया जाएगा तो किसान का कल्याण हो सकता है, उसकी आमदन बढ़ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, इन योजनाओं को बड़े अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नुक्ता बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, मेरा बात सुन लीजिएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, मैं लेखराज बोल रहा हूँ जी, ये खुराना से बोल रहा हूँ। हमारी हुई है जी, ऐसे तो जो सरकार ने खोले 10 केंद्र खोले हैं ना जी,
इसमें बंदरों को वैसे लाकर छोड़ जाते हैं गांवों में, जहाँ पर बंदर नहीं थे वहाँ सारे गांवों में बंदर ही बंदर कर दिए इन्होंने। हमारी फसल तो क्या सारी बर्बाद कर दी है। दूसरा एक हमारे यहाँ पर एक ऐसा घास भी बर्बाद हो गया थी, बूटी पड़ी है एक, उसने सारा घास बर्बाद कर दिया है। जिमींदारों के लिए दिक्कत बड़ी है। हमारा डैम है, भाखड़ा डैम के किनारे हमारे घर हैं जी, और हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा। हमारा पानी राजस्थान, पंजाब और हरियाणा को जा रहा है, हमें और उन्हें को भी पानी दिया है, परंतु जो वहाँ के नजदीक रहने वाले हमें कोई स्कीम नहीं आज तक दी है। इन्होंने इतना हमें तंग कर रखा है। जी, आपने हमारी आपने आपकी सारी बात मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि किसान नेताओं ने सुन ली होगी और साथ ही साथ वहां पर जो वोट मांगने आ रहे हैं अभी उन नेताओं ने सुन ली होगी। महावीर जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो कोल्ड स्टोरेज का इशू है हिमाचल का, वो भी एक बड़ा इशू है, वो आपके लिए कितना अहम है? तो हम ये चाहते हैं कि मतलब सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि भी आने वाली सरकार से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर और डिस्ट्रिक्ट शिमला में एक कोल्ड स्टोरेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर ऐसा है जो एक ही रास्ता है। तो अब कुछ वैरायटियां ऐसे सेब के जो जल्दी मार्केट में पहुंचाना पड़ता है, अगर जल्दी नहीं पहुंचता वो और रह जाता है, उसका उतना हमें कीमत नहीं मिलता है। ठीक। और दूसरी बात ये है कि भाई ये हिमाचल में जो कोल्ड स्टोर है वो नीचे आके परमाणु में परमाणु तक सेब आ जाएगा तो फिर चंडीगढ़ भी आ सकता है, तो चंडीगढ़ भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। हो गया। डॉक्टर कुलदीप, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगा, बिल्कुल ब्रीफ में आप जवाब दीजिएगा कि अगर वहां पर कोल्ड स्टोरेज बन जाए तो उसका किसानों को काफी फायदा होगा, आपको क्या लगता है? जी हाँ जी, अब बोलिए। मुझे लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। तो आज की चर्चा से काफी सारे नुक्ते बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने आए हैं कि किसानों की बहुत सारी मुश्किलें हैं जो कोल्ड स्टोर से लेकर किसानों की मार्केटिंग तक और वहां पर रिसर्च के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बिना बंदर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सभी हमारे साथ जुड़े आज की चर्चा में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी वक्त हमारे देश में नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। बेशक देश की अर्थव्यवस्था में खेती का हिस्सा कम हो रहा है, लेकिन खेती की अहमियत किसी भी तरह कम नहीं हुई है। खाद्य सुरक्षा से लेकर खेती से जुड़े लोगों की गुजर बसर इसी पेशे पर निर्भर है। इन हालात में खेती से जुड़ी समस्याओं को सियासतदान नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिमाचल विधानसभा में सवाल यही रहेगा कि खेती से जुड़ी समस्याएं कितनी संजीदगी से विचार जाती हैं। इसके साथ ही हम आज का प्राइम खत्म करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज।